Hello everyone, myself Dr. Stocks. You are welcome to Dr. Stocks Official. In this channel, we are going to talk about all the reasoning, logical facts, no noise. हम सिर्फ यहाँ पे फैक्चुअल और लॉजिकल बातें करेंगे जहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन से ऑयल से लेके ग्लोबल इफेक्ट से लेके लोकल इफेक्ट करेंसी से लेके डेरिवेटिव्स की बातें करेंगे which has affected the global crash or an oil boil and a global war like situation around. अब इस बीच में हम हमारा फिनेंस किस हिसाब से हैंडल करते हैं लेट्स सी जस्ट व्हाट यू हैव टू डू सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर स्टॉक्स ऑफिशियल्स and you will be enlightened with the facts and logics behind all the noise which is created amongst the financial world at present we are living. तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आज आप ग्लोबल क्रैश जो देख रहे हैं इट इज़ ठीक है, सब बोल रहे हैं वॉर, ईरान वॉर एंड ऑयल बॉइल्ड हुआ है, $120 तक जाके ऑयल आया है. वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ एन ऑयल एंड ईरानियन वॉर. ठीक है, एक और रीज़न है जिसके लिए मैं आपका कुछ समय लेना चाहूँगा और आपका ध्यान खींचना चाहूँगा. एंड द रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड नो, बिकॉज आफ्टर कोविड दिस सेक्टर हैज़ बूम्ड अ लॉट. और अब यहाँ पे ग्लोबल फंड हाउस अब यहाँ पे अलर्ट हो रहे हैं. मोस्ट ऑफ द ग्लोबल फंड हाउस ने अलर्ट और वार्निंग जारी किया है एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ मोर डेंजरस देन ऑयल बॉयल और ईरानियन वॉर. या मैं ये कह सकता हूँ दिस मे एग्रीवेट और कैटलाइज द इफेक्ट ऑफ द मार्केट क्रैश इन अ कमिंग डेज. तो मैं ये टॉपिक को बिगिन करता हूँ. दिस इज़ अ टॉपिक अबाउट व्हाट वी कैन से massive pooling coming for managers in a private equity and private asset or credit assets allocations. इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स ने प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट एसेट्स को कुछ ज़्यादा ही ओवर अलोकेशंस कर दिया है एंड प्राइवेट इक्विटी इज़ नॉट गोइंग फॉर अ कैश फ्लो नाउ एंड नाउ दे आर गोइंग फॉर अ सिमिलर इश्यूज वी कैन सी इन अ प्राइवेट क्रेडिट रीजन ऑल्सो. तो आने वाला 1.5 से 2 साल कुछ ज़्यादा ही हॉरिबल होने वाला है आने वाले दिनों में. तो मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ यहाँ पे. इन्वेस्टर्स आर ओवर अलोकेटेड इन अ प्राइवेट इक्विटीज़ एंड प्राइवेट एसेट्स. अब ये इन्वेस्टर्स कौन है? आप और मैं हैं? नहीं, इनसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं. द लार्जर इन्वेस्टर्स लाइक पेंशन फंड्स, सोवेरियन फंड्स, ग्लोबल फंड्स, जो नॉर्वे फंड्स होता है, सिंगापुरियन फंड्स होता है, कोरियन फंड्स होते हैं. इन्होंने कुछ ज़्यादा ही मैसिव एक्सपोजर कर दिया है. कहाँ एक्सपोजर्स किया है इन्होंने? प्राइवेट इक्विटीज़ को, प्राइवेट क्रेडिट्स को, वेंचर कैपिटल्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को. टिपिकल अलोकेशंस होता है 10 से 15% का. बट टुडेज पोर्टफोलियो ऑफ दिस इन्वेस्टर्स, द लार्ज इन्वेस्टर्स, द फंड इन्वेस्टर्स, ग्लोबल फंड इन्वेस्टर्स, ये 25 to 40% का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अब यहाँ पे, which has to be 10 to 15. Now it has raised from 10 to 15 to 25 to 40%. The problem, private assets का problem ये है कि private assets cannot be sold so quickly just like your bonds or equities, है ना. आप अगर कोई एसेट लेते हैं तो एसेट की वैल्यूएशन से डिसाइड होकर उसकी सेलिंग से लेके प्रॉफिट सब होता है. एसेट्स का बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है प्राइवेट एसेट्स का कि अब इनको सेल आउट करना इतना आसान नहीं रहा जितना आसान ये कुछ 4-5 साल पहले या 10 साल पहले हुआ करता था. नाउ दिस लार्जर इन्वेस्टर्स आर स्टक होल्डिंग दिस इलिक्विडिटी केस और इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो प्राइवेट एसेट्स पहली चीज़. दूसरी चीज़ है प्राइवेट इक्विटी. व्हाट इज़ अ प्राइवेट इक्विटी? प्राइवेट इक्विटी यानी प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट हम सबको पता है, आईपीओ पे शेयर लॉन्च होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट आईपीओ के पहले का अनलिस्टेड शेयर्स की बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. अब प्राइवेट इक्विटीज़ यूजुअली ये पैसा कैसा देगी आपको? अनलिस्टेड शेयर्स लिस्ट करेगी आईपीओ के पैटर्न में. दे कम टू द आईपीओज या कुछ कंपनीज टेक ओवर कर लेगी, है ना, अनलिस्टेड शेयर्स कंपनीज को टेक ओवर करेगी. तो प्राइवेट इक्विटी यूजुअली गिव रिटर्न्स इन 3 फॉर्मेट. रीसेलिंग कंपनीज, ठीक है, टेक ओवर हो गया भाई अनलिस्टेड कंपनी का किसी बड़े कंपनी से, लिस्टेड कंपनी से या कोई भी अनलिस्टेड कंपनी से. दूसरा आईपीओ जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है फ्रॉम लास्ट कोविड पोस्ट कोविड सीजन से हम लोगों ने आईपीओस देखा है वहाँ पे. एंड थर्ड इज़ अ रीफाइनेंसिंग. रीफाइनेंसिंग कैसा होता है? दे गो फॉर अ पीएमएस एंड एआईएफ जो अनलिस्टेड कंपनीज़ को फिनेंस करते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ को फिनेंस करते हैं.
करंटली सिचुएशन ये चल रहा है कि आईपीओ मार्केट काफ़ी वीक है। एवरीबडी नोज आईपीओज आने के बाद से 60-70% का उनका करेक्शन हुआ है आईपीओज का। दिस इज़ वेरी ह्यूज करेक्शन एंड एवरीबडी अराउंड द ग्लोब इज सेइंग दैट आईपीओ मार्केट इज़ वीक, M&A डील इज़ ऑन अ स्लोअर साइड। आपका हाइयर इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी भी ग्लोबल रेंज में। हाइयर इंटरेस्ट रेट करने के कारण से उनका फंडिंग उतना अच्छा फ्लो नहीं हो पा रहा है जितना अच्छा उन्होंने फ्लो करना चाहिए था। सो द पी फंड कैन नॉट एग्जिट इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट इक्विटी जिन्होंने अनलिस्टेड शेयर्स जो लिए थे वो अब इतने जल्दी से आपकी लिस्टिंग नहीं कर पा रहे। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम। रिजल्ट, इन्वेस्टर्स आर नॉट रिसीविंग द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कैश बैक नहीं हो पा रहा है, बट फंड्स आर स्टिल कॉलिंग फॉर न्यू कैपिटल। अब बहुत सी कंपनीज को पैसा तो लगना है और उनको नया कैपिटल लगेगा, उनके एंजल इन्वेस्टर्स वहाँ से एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा लग रहा है, आईपीओज वीक है, तो दिस इज क्रिएटिंग अ लिक्विडिटी प्रेशर। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दिस इज थ्रू आउट द ग्लोबल कंडीशन। तीसरा पॉइंट, प्राइवेट क्रेडिट जो होता है ये सेम सिचुएशन फेस कर रहा है। प्राइवेट क्रेडिट फंड्स जो होते हैं, जो लेंडिंग कंपनीज होती है, एनबीएफसीज हम इंडिया में बोल दें, ग्लोबली लेंडिंग कंपनीज जो थी वो ऐसे कंपनीज को पैसा देती है जिसको बैंक पैसा देने से मना कर देता है। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या इमर्ज हो रही है कि हायर इंटरेस्ट रेट के कारण उनके जो क्लाइंट्स हैं वो पैसे दे नहीं पा रहे वापस। कॉर्पोरेट स्ट्रेस आ रहा है क्योंकि भाई उतना बढ़िया ट्रेड चल नहीं रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबल स्लो ग्रोथ चल रही है। तो इसका पॉसिबल आउटकम होने के चांसेस क्या रहेंगे प्राइवेट क्रेडिट फंड्स के लिए? डिफ़ॉल्ट होना चालू हो जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग होगा या डिलेड रीपेमेंट होगा। सो द प्राइवेट क्रेडिट में ऑल्सो स्टॉप जनरेटिंग और स्टेडी कैश फ्लो। तो मैंने 3 चीज़ें बताई आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इन्वेस्टर्स ने ओवर एलोकेशंस कर दिया है फंड को। सेकंड चीज़ क्या बताई थी? प्राइवेट इक्विटीज इज नॉट जनरेटिंग कैश that slowly that it is has to be or used to be doing. IPOs फ्लॉप होते जा रहे हैं, प्राइवेट क्रेडिट फंड्स पैसा चोक हो चुका है भाई। अब what mostly is going to happen? Mostly there is a massive cooling यहाँ पे स्पेलिंग बोल देता हूँ, CULLING। कूलिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो मैनेजर्स थे दे में डिसअपियर फ्रॉम द पिक्चर इटसेल्फ। अब ये जो फंड्स थे, ये जो फर्म्स थे, हमने देखा है कि पोस्ट कोविड काफ़ी सारे मैनेजर्स मशरूम हो चुके थे मार्केट में, बहुत सारे फंड आ चुके थे। अब यहाँ पे कूलिंग, मैसिव कूलिंग होना चालू होगा, जहाँ पे अगर फंड्स और AIFs और PMS अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे, वहाँ के मैनेजर्स गायब होना चालू होंगे। ओवर द लास्ट डिकेड थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड प्राइवेट क्रेडिट फंड्स हैज़ बीन लॉन्च्ड। मैंने कई बार ये चीज़ों पे लोगों को ध्यान आकर्षित किया था, बट इट्स अप टू द पीपल हाउ दे सी। पिछले 10 सालों में या पोस्ट कोविड में वहाँ पे लिक्विडिटी इनॉर्मस थी, चीप मनी यूज्ड टू फ्लो, तो जो वीकर स्ट्रेटेजीज थी वो सर्वाइव कर गई। अब चीप मनी कहाँ से आता था? जापान से। एवरीबडी नोज अबाउट जापान आपको फंड करता था, और अब यहाँ पे पिछले 2-3 महीने पहले जापान ने आपका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो जो चीप मनी हुआ करता था वो वहाँ से फ्लो होना बंद हो गया। ग्लोबल मार्केट का चीप मनी टोटल ही बंद हो चुका है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे, नाउ मार्केट विल लाइकली टू सेपरेट द सर्वाइविंग फंड्स एंड स्ट्रगलिंग फंड्स। सर्वाइविंग फंड्स कौन से थे? अपोलो फंड, ब्लैकस्टॉक, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, KKR, ARES, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें थी। और जो छोटे फंड्स थे, स्ट्रगलिंग फंड्स थे, न्यू मैनेजर्स थे, उनके पास उतनी बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं थी, 10-15 साल का एक्सपीरियंस था या नहीं था। अभी यहाँ से ये भागना चालू करेंगे क्योंकि फंड में वीक डील्स क्रिएट कर दी थी उन्होंने। ऐसे बाय किए हैं कंपनीज को जिनकी वैल्यूएशन सब मार्केट में आप देखेंगे 70-80% उनकी मार्केट कैप गिर चुकी है, ओवर लीवरेज हो चुका है। तो मैनी ऑफ दिस फंड में एक्चुअली में गेट शट डाउन, मर्जर और फेल टू गेट ए न्यू फंड। तो आने वाला 1.5 से 2 साल का जो एक टाइम है जहाँ पे हम शायद ये देख सके कि हायर इंटरेस्ट रेट हो सके, फ्रोजन एग्जिट मार्केट या IPO और M&A जो होता है वो डील ना हो पाए, इन्वेस्टर्स डिमांडिंग लिक्विडिटी, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रैश हो जाए। दिस कुड लीड
to the distressed asset sale, fund write down or write off, investors may lose confidence in a new IPOs or funds, fund house closures. Why this matter for a public market too? अब एक ये सिंपल बात है कि प्राइवेट मार्केट ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो इट्स अ 14 to 15 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल इसका एक मार्केट कैप है प्राइवेट मार्केट का. ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द लिस्टेड कंपनीज. इट्स ऑलमोस्ट 3 to 4 times than the listed public companies. If stress rises, institutional investors have to sell public equities to raise the cash. ठीक है, लिस्टेड कंपनी की इक्विटी सेल कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राइवेट एसेट सेल इतना आसान नहीं है जितना आसान इक्विटी और बॉन्ड्स को सेल करना है. तो दे में स्टार्ट सेलिंग द प्राइवेट इक्विटीज, बैंक में रिड्यूस लेंडिंग, क्रेडिट मार्केट कुड गो टाइटनिंग अराउंड. दैट्स व्हाई मेनी मैक्रो इन्वेस्टर्स आर वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली. अब इसको एक समराइज कर देता हूँ. प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट क्रेडिट ग्रू मैसिवली ड्यूरिंग जीरो इंटरेस्ट रेट इरा, जो मैंने आपको बताया था जापान के बारे में. अब ये तो ख़त्म हो गई बात. अब यहाँ पे लिक्विडिटी ड्राई अप हो रहा है. अब जब ड्राई अप एकदम से तो सडन शक अप नहीं होगा. इट विल टेक 1 to 2 years फॉर वीकर फंड्स टू कोलैप्स व्हाइल ओनली फ्यू स्ट्रॉन्गर फंड्स विल सर्वाइव. अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो स्ट्रॉन्गर फंड्स जो सर्वाइव करने की बात कर रहे थे उसमें से 2 स्ट्रॉन्गर फंड्स थे, ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक के बारे में. मैं आपके उसके बारे में एक और डिटेल देता हूँ. अब यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट एसेट्स के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई, वहाँ पे एक प्राइवेट डिनोमिनेटर इफेक्ट नाम की चीज़ होती है. अब प्राइवेट डिनोमिनेटर इफेक्ट क्या होता है, इससे मार्केट क्यों क्रम्बल हो सकता है, मैं आपको डिटेल देता हूँ. प्राइवेट डिनोमिनेटर इफेक्ट क्या होता है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम रहेगा प्राइवेट मार्केट में राइट नाउ. मान लेते हैं बिफोर मार्केट ड्रॉप्स पब्लिक एसेट 80 रुपये पे थी, प्राइवेट इक्विटी 20 रुपये पे थी. एलोकेशन ऑफ प्राइवेट इक्विटी 20% था या 20 रुपये आपने एलोकेट किया था. आफ्टर पब्लिक मार्केट फॉल प्राइवेट एसेट्स ड्रॉप टू 50. जो पहले 80 हुआ करता था वो 50 पे गिर गया. प्राइवेट इक्विटी वैसे की वैसी 20 पे रह गई. यानी यहाँ पे एलोकेशन का जो फॉर्मूला था, जो 20% जो प्राइवेट इक्विटी थी, अब नया प्राइवेट इक्विटी का एलोकेशंस बढ़ के 20% से बढ़ के 30 से 40% हो गया. इवन दो नथिंग हैज चेंज्ड एंड नो न्यू इन्वेस्टमेंट वाज डन इन अ प्राइवेट इक्विटी, बट सडनली प्राइवेट इक्विटी के एलोकेशंस इन देयर फंड हैज जम्प्ड सर्टनली टू द 30 and 40%. क्यों? क्योंकि आपने आपके पोर्टफोलियो में से पब्लिक एसेट्स बेच दी. पब्लिक एसेट बेचने के कारण पब्लिक एसेट का परसेंटेज तो ड्रॉप हो गया, पर जो प्राइवेट इक्विटी का जो परसेंटेज 20% था, अब वो टोटल जब आप पाई डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें वो 30-40% हो चुका रहेगा. यानी जो 20% था अब वो 15 से 40 से 30 से 50% तक भी बढ़ सकता है इन मेनी सच केसेस. दिस इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर इफेक्ट. यानी 2 चीज़ों में से आपने एक चीज़ कम कर दी तो दूसरी जो छोटी चीज़ थी वो बड़ी दिखने लग जाए. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर इफेक्ट. अब ये बिग प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ. आप पोर्टफोलियो जब चेक करेंगे ऐसे चीज़ों के, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, पेंशन फंड वाले, सोवरेन बॉन्ड वाले और एंडोमेंट वाले, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एलोकेशंस होना चालू हो जाएगा. बिकॉज टारगेट एलोकेशन तो आपका 10 से 15% ही हुआ करता था. नाउ इट हैज़ रेज टू 20 to 25%. बट आफ्टर दिस डिनोमिनेटर इफेक्ट ऑफ सेलिंग द पब्लिक एसेट्स एंड पब्लिक इक्विटी एंड बॉन्ड्स, आपका एक प्राइवेट इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में 40 to 50% रेस्ट दिखेगा. अब ये जब देखने के बाद में आप जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज जब देखेंगे तो वो शैटर्ड रहेंगे. अब नए इन्वेस्टर्स वो फंड नहीं परचेस करेंगे. अब जब वो फंड ही नहीं परचेस करेंगे तो उनके स्टेक्स सेकेंडरी मार्केट या IPO थ्रू जब मार्केट में आएगा और M&A के थ्रू मार्केट में आएगा, कोई खरीदार नहीं रहेगा क्योंकि उसकी बैलेंस शीट बिगड़ी हुई दिखेगी. अब यहाँ पे डिमांड जो डिस्ट्रीब्यूशंस थ्रू होने चाहिए थे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं होंगे. अब ये जो चीज़ थी ये रातों रात नहीं आने वाली थी भाई. इसको पिछले 1-2 साल से धीरे धीरे चला ही रहे थे. अब क्या हो गया कि पिछले 3-4 सालों में बहुत से प्राइवेट स्मॉल मैनेजर्स दे वेंट वेरी एग्रेसिव विद द पब्लिक मनी. उन्होंने कई सारे न्यू फंड स्टार्ट कर दिए और 3 से 4 सालों में तो भाई इसका एक अप ट्रेंड हो गया था, जहाँ पे
ट्रिलियन डॉलर्स का एक इन्वेस्टमेंट हो गया था. बट नाउ इन्वेस्टर्स आर ओवर एलोकेटेड एंड लिक्विडिटी कंस्टेंट हो चुकी है. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने मिलेगी कि इट्स $3 ट्रिलियन का प्राइवेट इक्विटी बैठा है एग्जिट लेने के लिए. आप सोच रहे हैं $14 ट्रिलियन में से $3 ट्रिलियन का ग्लोबल इक्विटी एग्जिट लेने के लिए बैठा है. अभी एग्जिट कैसा कर पाएगा? अब इन सब में जो $14 ट्रिलियन या $15 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप थी, इसमें से सबसे बड़ा जो मार्केट ग्रुप है दैट इज ब्लैक रॉक. ब्लैक रॉक मैसिवली $10 ट्रिलियन की एक प्राइवेट क्रेडिट और प्राइवेट इक्विटी फंडिंग चलाता है. ठीक है, प्राइवेट मार्केट है इसका. अब यहाँ पे ब्लैक रॉक का पिछले 2 से 3 दिनों से मार्केट शेयर गिरना चालू कर गया, बिकॉज ब्लैक रॉक ने जो उसका जो विड्रॉल था उसको रिडम्पशन या विड्रॉल आप जो भी बोले वहाँ पे उन्होंने एक लिमिटेशंस लगा दी, बिकॉज दे आर नाउ वेरी मच सेइंग कि हो सकता है लोग अपना पैसा तुरंत निकलना चालू कर दे. तो मान लेते कोई बैंक है और अचानक से रातों रात सब जैसी बैंक खुल जाए, सब जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसा जो जमा किया था बैंक में, अगर वो आ जाए तो वो बैंक कोलैप्स हो जाएगी या वो ब्रांच कोलैप्स हो जाएगी, न्यूज़ फैल जाएगी, तो मार्केट में वैसे ही दूसरे दिन सारे ब्रांचेस में पैसा निकलने के लिए लोगों की गर्दी आ जाएगी. ब्लैक रॉक को बस यही अजम्पशन चल रहा है बिकॉज ऑफ इरानियन वॉर. अभी ये अजम्पशन क्या था मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे पेट्रो डॉलर्स, अगर आपको पता होगा पेट्रो डॉलर क्या होता है, जनरली जो GCC गल्फ कॉरपोरेशन जो कंट्रीज थी, कॉरपोरेशन कंट्रीज जो थी, GCC जो था, ये पेट्रोल या जो पेट्रोलियम था ये सेल आउट करता था डॉलर्स में. अब वो जो डॉलर जो उनको मिलता था वहाँ से वो थ्रू ब्लैक रॉक एंड ब्लैकस्टोन और KKR ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशनल कंपनीज थ्रू वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में लगाते थे. अब अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में कहाँ लगता था? दीज वेयर द ओनली मनी विच वेंट फॉर एन AI इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बिग 4, टेक ब्रोज, है ना, ओपन AI. अब इनको फंडिंग कौन दे रहा था? इनको फंडिंग एक्चुअली पेट्रो डॉलर थ्रू ही आ रही थी एंड द मीडिएटर वाज द ब्लैक रॉक. अब जब इरानियन वॉर हो गया तो इनको ये डर लग रहा है कि जो GCC है, गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज, ये अपना पैसा निकलना वापस चालू कर देगी, बोलेगी भैया वी वांट आवर मनी बैक. तो ये वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.